भावे से गहरी मुस्कान के साथ कहता है, वेलकम वाइफी। फाइनली आज तुम इस रूम में और खुद के लिए बनाए हुए जहन्नुम में आ ही गई। सौम्या उससे हाथ छुड़वाकर कहती है, अब बताइए मुझे, क्या मकसद है आपका इस शादी के पीछे? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? भावेश, लगता है बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की, मैंने तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की से शादी क्यों की। फिर गुस्से से, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी माँ जिंदगी और मौत से लड़कर आई हैं। सौम्या असमंजस से कहती है, मतलब मेरी वजह से कैसे? क्या कहना चाहते हैं आप? भावेश, उस दिन जब मेरी माँ तुम्हारे घर से वापस आई, उसके बाद वो इतना परेशान रहने लगे कि उन्हें हार्ट अटैक आया। तुम जब से हमारी जिंदगी में आई हो, हमारा सुकून चला गया है। तो मैं तुम्हें सुकून से कैसे जीने दूं? बहुत घमंड है ना तुम्हें? और क्या कहा था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे तो मैं हर दिन तोड़ूंगा। तुम्हें इतना बेबस कर दूंगा कि तुम खुद को हर दिन कोसोगी कि तुम मुझसे मिली ही क्यों। और मेक श्योर, कल से तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगी, क्योंकि मुफ्त में तो मैं यहाँ तुम्हें रहने नहीं दूंगा। अब से मेरे सारे काम तुम देखोगी, सुबह की कॉफ़ी से लेकर रात के खाने तक। समझी मिसेज मेहता? और फिर बेड से एक पिलो और एक ब्लैंकेट सोफे पर फेंकते हुए, और यहाँ सो जाओ, क्योंकि अब से जब तक तुम यहाँ हो यहीं सोओगी। फिर वो भी अपने बेड पर जाकर सो जाता है। सौम्या अभी भी शौक में खड़ी थी। वो धीरे धीरे सोफे पर जाकर बैठती है और सोचने लगती है, क्या इतनी बड़ी गलती हुई है मुझसे? क्या मैंने अपनी इच्छा रखकर गलत किया? ये मुझे ऐसे गलती की सज़ा दे रहे हैं जिससे मैं गलत होकर भी गलत नहीं हूँ। और ये सब सोचते हुए उसे सुबह के 4 बजे नींद आती है। अगली सुबह सौम्या सोफे पर सो रही होती है कि उसके ऊपर कोई पानी डाल देता है। वो झट से उठती है और देखती है कि उसके सामने भावेश रेडी होकर खड़ा है। वो उसे बोलता है, गुड मॉर्निंग वाइफी, आई होप नींद अच्छी आई होगी। तो अब उठो, क्योंकि तुम्हारे पास ओनली हाफ एंड आवर है। गेट रेडी। और वो नीचे चला जाता है। सौम्या जल्दी से कपड़े निकालती है और रेडी होकर नीचे आ जाती है। उसे सुबह सुबह रेडी देखकर करुणा जी पूछती हैं, बेटा आप कहीं जा रही हैं क्या? वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही भावेश बोलता है, ये मेरे साथ मेरे ऑफिस जा रही हैं। अब से ये हमारी कंपनी में काम करेंगी। अंकुश जी बोलते हैं, पर बेटा कुछ दिन रुक जाते, इतनी जल्दी भी क्या है? भावेश, पापा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे वैसे भी काम करने की आदत है। क्यों सौम्या? सौम्या बोलती है, जी पापा, मैं कर लूँगी। और वैसे भी घर पर मैं बोर हो जाती हूँ। इसके बाद सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर भावेश और सौम्या ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो पार्किंग में आते हैं तो भावेश सौम्या से कहता है, वेट मिसेस मेहता, आप कहाँ चल रही हैं? सौम्या बोलती है, हम ऑफिस ही तो जा रहे हैं। भावेश बोलता है, मैं जा रहा हूँ, आप तो अपने आप आएंगी, क्योंकि मैं तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपने साथ ले जाकर अपना स्टेटस खराब नहीं करूँगा। सो कम फास्ट, मुझे हाफ आवर में तुम मेरे केबिन में दिखाई देनी चाहिए हो। बाय। और वो निकल जाता है। सौम्या कहती है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा घटिया है ये। और वो जल्दी से मेन रोड से ऑटो लेती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उसे 5 मिनट लेट हो जाता है। वो जल्दी से जल्दी भावेश के केबिन में आती है और नॉक करे बिना ही अंदर चली जाती है। भावेश उसे देखकर कहता है, लगता है आप मैनर्स भूल गई हैं कि अपने बॉस के केबिन में बिना नॉक करे नहीं आना चाहिए। अब जाइए, पहले नॉक करिए, फिर अंदर आइए। सौम्या उसे देखकर बाहर जाती है और फिर नॉक करती है। मे आई कम इन सर? भावेश, कम इन। सौम्या अंदर आती है तो भावेश कहता है, सो जो टाइम मैंने दिया था उससे 10 मिनट ऊपर हो गए हैं और मुझे पंक्चुअल लोग पसंद हैं। सो आपकी पनिशमेंट है कि आज तुम किसी भी काम के लिए लिफ्ट यूज़ नहीं करेंगी। आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। जो काम जयेश देखता है वो अब तुम देखोगी। अब चलिए, सबसे पहले मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आइए। सौम्या यस सर कहकर चली जाती है। वो बाहर निकलती है तो उसे जयेश मिल जाता है। वो उससे पूछती है, सर वो कॉफ़ी मशीन कहाँ है? मुझे सर के लिए कॉफ़ी लानी है। जयेश, यहाँ से राइट साइड पर कॉफ़ी मशीन है, एंड मेक श्योर कि उसमें शुगर ना हो। सौम्या जी कहकर चली जाती है और वो जल्दी से कॉफ़ी बनाने लगती है और सोचती है, ये इस तरह की चाय पीकर ही इतना कड़वा बोलते हैं। और जल्दी से कॉफ़ी बनाकर भावेश के केबिन की तरफ चली जाती है। वो कॉफ़ी टेबल पर रखती है
और खड़ी हो जाती है। भावेश जैसे ही एक सिप लेता है, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और वो कॉफी मग फेंक देता है। सौम्या जो पास खड़ी थी, उसके ऊपर भी कुछ छींटे गिर जाते हैं और उसके मुंह से आह निकल जाता है। भावेश कहता है, ये कॉफ़ी है या जहर? इस तरह कॉफ़ी बनाते हैं? अब जल्दी जाओ और दूसरी कॉफ़ी लेकर आओ। सौम्या को बहुत जलन हो रही थी, पर वो भावेश को गुस्से में देखकर चली जाती है और दूसरी कॉफ़ी बनाती है और भावेश को देती है। भावेश कहता है, बेटा अब जाओ, जयेश से अपने काम की डिटेल्स लो और अपना काम स्टार्ट करो। सौम्या जयेश के केबिन में जाकर कहती है, सर आप मुझे काम बता दीजिए। जयेश उसे सारा काम समझा देता है। सौम्या जल्दी से अपने काम पर लग जाती है। इसी बीच भावेश ने उसे पूरा दिन बहुत परेशान किया। कभी उसे कॉफ़ी के लिए बुला रहा था, कभी किसी फाइल के लिए। शाम के 7 बज गए थे। सौम्या बहुत थक गई थी, क्योंकि उसने एक दिन पूरा दिन ऊपर नीचे होकर एक एक काम किया था। तभी भावेश ने उसे बुलाया और कहा, ये कुछ फाइल्स हैं, घर ले जाओ और कंप्लीट कर लेना, कल मैं चेक करूँगा। सौम्या कहती है, पर सर ये तो कल भी हो सकता है ना, जो अर्जेंट फाइल्स है वो तो मैंने कंप्लीट कर ही दी है और इसके बाद तो मुझे टाइम भी नहीं मिलेगा। भावेश चेयर से खड़ा होकर सौम्या के पास आकर उसके कान में कहता है, बॉस मैं हूँ या तुम मेरी एम्प्लॉय हो। तुम्हारा काम है मेरा ऑर्डर फॉलो करना। गॉट इट? और अब घर जाओ। फिर वो पीछे हट जाता है। सौम्या की तो सांसें ऊपर नीचे हो रही थी उसे अपने इतने करीब देखकर। सौम्या जल्दी से उसके केबिन से बाहर आकर अपना सामान लेकर ऑफिस से निकल जाती है और ऑटो लेकर घर के लिए निकल जाती है। वो घर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। वो एक सर्वेंट से पूछती है तो वो बोलती है, बड़े सर मीटिंग के लिए गए हैं। बड़ी मैडम एनजीओ के काम से गई हैं और समीरा मैडम अपने कमरे में हैं। सौम्या उसे जाने को कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वो नहाकर आती है और चेंज करके सोफे पर बैठ जाती है और सीरत से बात करती है। फिर वो ऑफिस की फाइल कंप्लीट करने लगती है, पर वो इतना थक गई थी कि उसे थोड़ी देर में नींद आ जाती है। जब 1 घंटे बाद भावेश कमरे में आता है तो देखता है सौम्या टेबल पर सर रखे सो रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर थे। वो कुछ पल उसे देखता ही रहता है और कहता है, जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ गलत है, पर तुमने जो किया वो भी तो गलत था। फिर वो अपना कोट रखकर बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आता है और सौम्या को उठाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सौम्या कहती है, प्लीज़ मिस्टर मेहता, अब कोई काम नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। भावेश उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाता है और कहता है, उठो सौम्या, डिनर का टाइम हो गया है। उसकी आवाज़ जब उसे करीब से आती है तो उसे पता चलता है कि वो सच में उसे बुला रहा है। वो जल्दी से उठ जाती है और कहती है, सॉरी सर, वो मेरी आंख लग गई थी। आप चलिए, मैं आती हूँ। भावेश नीचे चला जाता है। थोड़ी देर में सौम्या भी नीचे आती है। करना जी, कैसा रहा आपका ऑफिस में पहला दिन? उनकी बात सुनकर सौम्या को सब याद आ जाता है। वो बोलती है, अच्छा रहा माँ जी। फिर वो भी डिनर करने लगती है। उसके बाद सब अपने अपने रूम में आकर सो जाते हैं, पर सौम्या अभी भी काम कर रही थी। रात के 3 बजे उसका काम खत्म हुआ और वो फिर सो गई। सुबह वो भावेश के जागने से पहले ही जग गई थी और उसने भावेश के लिए कॉफ़ी ब्रेकफास्ट सब रेडी कर दिया था। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गई और एग्जैक्ट टाइम पर ऑफिस पहुंच गई और सारे काम उसने टाइम के अकॉर्डिंग किए, जिससे भावेश को उसे कोई बात सुनाने का मौका ना मिले। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। दोनों को साथ रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। इतने वक्त में भावेश ने एक भी मौका नहीं छोड़ा था सौम्या को बातें सुनाने का। पर सौम्या बहुत पेशेंस के साथ सभी सिचुएशन को हैंडल करती थी। सौम्या ने सबका दिल जीत लिया था सिवाय भावेश के। वो अंकुश जी, करुणा जी और समीरा सबका बहुत ध्यान रखती थी। वो भावेश के सारे काम कर दिया करती थी, पर उन दोनों का रिश्ता अभी भी वैसा ही था जैसा शादी के वक्त था। एक दिन भावेश ने सौम्या को जल्दी घर भेज दिया था और कहा था कि कोई पूछे तो बताए कि वो मीटिंग के लिए गया है। सौम्या घर के लिए निकल गई थी। भावेश ऑफिस के बाद एक बीच पर चला गया और गाड़ी से शराब की बोतल्स निकाल ली और वो वहीं बैठकर पीने लगा और साथ ही वो बड़बड़ा रहा था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या कमी थी मुझ में? सब धोखेबाज हैं, सबने मुझे धोखा दिया। रात के 12 बज गए थे, पर वो अभी भी वहीं बैठकर शराब पी रहा था। उसके ड्राइवर ने कहा, सर बहुत वक्त हो गया है,
घर चलिए। मैडम आपका वेट कर रही होंगी। भावेश, तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगा। और वो फिर से पीने लगता है और वो वहीं लेट जाता है। ड्राइवर समझ जाता है कि वो होश में नहीं है। वो उसे जैसे तैसे उठाकर गाड़ी में बैठा देता है और घर की तरफ गाड़ी मोड़ देता है। वहां पहुंचकर वो सौम्या के रूम में कॉल करता है। सौम्या जो सोने जा रही थी वो फोन उठाती है और कहती है, हेलो। ड्राइवर कहता है, मैम मैं भावेश सर का ड्राइवर बोल रहा हूँ। वो सर की हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज नीचे आ सकती हैं क्या? सौम्या बोलती है, आप रुकिए, मैं आती हूँ। और वो अपना दुपट्टा लेकर नीचे आती है तो देखती है भावेश नशे में ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। सौम्या जाती है और उसे बोलती है, क्या कर रहे हैं आप, चलिए ऊपर। और वो उसे जैसे तैसे ऊपर लेकर आती है। वो उसे बेड पर बिठा देती है और गेट लॉक करके जैसे ही आती है भावेश उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। सौम्या हैरान होकर बोलती है, सर क्या हुआ है आपको आज? भावेश कुछ नहीं बोलता है और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और कहता है, सब मुझे छोड़कर चले गए, वो भी चली गई। मैं कितना प्यार करता था उसे। तुम बताओ, क्या मैं बुरा हूँ? बोलो ना। सौम्या को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो बोलती है, सर आप सो जाइए, बहुत रात हो गई है। और वो उससे अलग होने लगती है। तो भावेश उसे और कसकर पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज ऐसे ही रहो ना। थोड़ी देर बाद भावेश अपना चेहरा उठाकर उसका दुपट्टा उसकी गर्दन से हटाकर उसे गर्दन पर किस करने लगता है। सौम्या जो जैसे ही ये महसूस करती है वो उससे दूर हटने लगती है, पर भावेश अपने हाथ उसकी कमर पर कस देता है और उसे और तेजी से चूमने लगता है। धीरे धीरे वो उसकी गर्दन से होकर उसके कंधे पर चूमने लगता है। सौम्या थोड़ा जोर लगाकर उसे खुद से अलग करती है तो भावेश उसके चेहरे को पकड़कर उसके गाल फिर उसके होठों पर चूमने लगता है और उसे बेड पर लिटा देता है और फिर से उसकी गर्दन पर चूमने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसे चूमते हुए वो अपना चेहरा उसकी गर्दन पर रखकर सो जाता है। सौम्या को जब गहरी सांसों की आवाज़ आती है तो वो उसे अपने ऊपर से हटा देती है और देखती है कि वो बिल्कुल एक मासूम बच्चा लग रहा था। उसके चेहरे पर आज गुस्सा नहीं, एक दर्द था। वो बोलती है, ऐसा क्यों लगता है कि आपके इस गुस्से के भरे चेहरे के पीछे एक दर्द छिपा है? ऐसा लगता है आपको भी वही दर्द मिला है जो मुझे मिला है, प्यार का दर्द। फिर वो उठने लगती है तो भावेश उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। सौम्या उसका हाथ अलग करने की कोशिश करती है पर वो उसे और कसकर पकड़ लेता है। वो भी हार मानकर वहीं सो जाती है। अगली सुबह भावेश की नींद पहले खुलती है तो वो देखता है कि वो रात वाले कपड़े में ही था। उसे याद आता है कि कल वो बीच पर गया था और उसने बहुत ड्रिंक की थी। वो अपनी आंखें बंद करता है, फिर वापस खोलकर उठने लगता है कि उससे अपनी कमर पर एक हाथ महसूस होता है। वो देखता है कि उसका एक हाथ सौम्या के सर के नीचे था और सौम्या का हाथ उसके हाथ के ऊपर था और एक हाथ उसकी कमर पर था। वो सोचने लगता है, ये यहाँ क्या कर रही है और कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं? फिर नहीं, मैं इतना भी होश नहीं खो सकता कि कुछ गलत करूं। फिर वो उसका सर उठाने लगता है जिससे सौम्या की नींद भी खुल जाती है। वो उसे देखकर जल्दी से उठकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगती है और जल्दी से उठने लगती है कि भावेश उससे पूछता है, मैं कल बहुत नशे में था, ये भी याद नहीं कि कल कितने बजे घर आया था? कहीं मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की ना? और तुम यहाँ मेरे साथ कैसे सो रही थी? यह सुनकर सौम्या को रात की बातें याद आ जाती हैं। वो कहती है, आपने कुछ नहीं किया था, बस मैं आपको ऊपर लाई थी और बेड पर लिटा दिया था। आपने मेरा हाथ नींद में पकड़ लिया था। मैंने छुड़वाने की कोशिश की थी पर आपने मजबूती से पकड़ा हुआ था, बस इसलिए यहीं सोना पड़ा। अगर आपके सवाल हो गए हों तो क्या मैं जा सकती हूँ? भावेश कहता है, ठीक है जाओ और एक गिलास लेमोनेड ले आओ, मुझे बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है। सौम्या, वो मेरा हाथ। उसकी बात सुनकर भावेश उसका हाथ छोड़ देता है। सौम्या जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भावेश बाथरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर आ जाता है। तब तक सौम्या भी आ जाती है। वो लेमोनेड का गिलास टेबल पर रखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। उसे गए 5 मिनट हुए होंगे कि उसका फ़ोन बजने लगता है। पहले तो वो ध्यान नहीं देता, पर जब फिर से कॉल आता है तो वो कहता है, कौन है जो इसे सुबह सुबह कॉल कर रहा है?
वो देखता है तो उस पर ताई नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल उठाकर कुछ बोलता उससे पहले ही आवाज़ आती है, बेटा तू जहाँ पर भी है जल्दी से घर आ। सीरत को पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उसे अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ, वो तुझे बुला रही है, तू जल्दी आ जा। और वो कुछ बोलता उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। यह सुनकर वो सोचता है, सीरत तो सौम्या की बहन है, पर उसे क्या हुआ है। तभी सौम्या भी आती है। भावेश कहता है, तुम्हारे घर से कॉल था, तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। यह सुनकर सौम्या के हाथ से टॉवल छूटकर गिर जाता है। वो जल्दी से दुपट्टा लेकर रूम से बाहर जाने लगती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर रही थी, तभी वो एकदम से गिरने लगती है कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो देखती है तो भावेश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो उससे हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे जाना है। भावेश कहता है, आराम से चलो, मैं लेकर चल रहा हूँ ना। सौम्या गर्दन हिलाती है और फिर दोनों साथ में जल्दी से सौम्या के घर की ओर जाने लगते हैं। उस वक्त हाल में कोई नहीं था, बस कुछ सर्वेंट ही थे। वो भी उन्हें इस तरह जाता हुआ देखकर हैरान थे। लगभग 20 मिनट में वो वहां पहुंच जाते हैं। सौम्या जल्दी से उतरकर अपने घर की तरफ भागती है। वो घर जाकर देखती है कि सीरत अपना पैर पकड़कर बैठी थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तर हो गई थी, जिससे पता चल रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा था। वो उसके पास जाती है और बोलती है, गुड़िया कुछ नहीं होगा, चल हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। सीरत दी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी, प्लीज कुछ कीजिए। सौम्या उसकी हालत देखकर डर जाती है। तभी भावेश आता है और कहता है, सौम्या जल्दी चलो, उसकी कंडीशन खराब हो रही है, सी नीड ए प्रॉपर मेडिकेशन। और वो सीरत को गोद में उठाकर जाने लगता है। सौम्या भी जल्दी से उसके पीछे जाती है। भावेश उसे बैक सीट पर बैठा देता है और सौम्या को बोलता है, तुम बैठो इसके साथ। सौम्या के बैठने के बाद भावेश जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ देता है। थोड़ी देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचकर सीरत को जल्दी से अंदर लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर पहले से ही वेट कर रहे थे, क्योंकि भावेश ने ड्राइव करते टाइम हॉस्पिटल में सब रेडी करने को कहा था। डॉक्टर उसे चेक करके कहते हैं, पैर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, हम अभी ट्रीटमेंट करके रात तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर जॉन को यूएस से कॉल करके बुलाया है। पर वो भी रात तक ही पहुंच पाएंगे, उनका ट्रीटमेंट वही कर सकते हैं। फिर वो जल्दी से उसे अंदर नर्स की मदद से अंदर ओटी में ले जाते हैं। सौम्या उसकी हालत देखकर रोने लगती है और वहीं जमीन पर बैठ जाती है। भावेश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पंजों के बल बैठकर सौम्या के कंधे पर हाथ रखता है। सौम्या उसे देखती है और झट से उसके गले लग जाती है और कहती है, मेरी गुड़िया को कुछ नहीं होगा ना, बताइए, बताइए ना, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, बोलिए ना। भावेश उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा उसे, तुम संभालो खुद को, इस वक्त सबसे ज़्यादा हिम्मत तुम्हें दिखानी है, अब चुप हो जाओ। फिर वो उसे ज़मीन से उठाकर बेंच पर बैठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है। भावेश अपने घर पर कॉल करके सबको बता देता है। फिर वो जैस को भी कॉल करके ऑफिस में सब संभालने को बोलता है। वो सौम्या को देखता है, जो एकटक ओटी को देख रही थी। वो वहां से चला जाता है और उसके लिए पानी लेकर आता है, पर सौम्या उसे देखकर नामे सिर हिला देती है। भावेश भी उसकी हालत देखकर उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। इसी तरह दिन हो जाता है। डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं। सौम्या जल्दी से उनके पास जाती है और पूछती है, डॉक्टर साहब सब ठीक है ना। डॉक्टर कहते हैं, मिस हमने टेम्परेरी ट्रीटमेंट कर दिया है, पर जितना हमने कंडीशन को एनालाइज किया है, 40% चांस है कि उनका पैर ठीक हो जाएगा, पर स्टिल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। सौम्या ओटी के अंदर देखती है कि सीरत बेड पर बेजान सी लेटी हुई थी। उसे देखकर सौम्या बोलती है, बहुत बुरी हूँ ना मैं, तेरा ध्यान नहीं रख पाई, माफ़ कर दे मुझे, एक बार तू ठीक हो जा, फिर तू जो बोलेगी वही करूँगी। तभी वहाँ करुणा जी और अंकुश जी भी आ जाते हैं। करुणा जी सौम्या के पास जाती हैं और उन्हें देखकर सौम्या उनके गले लगकर रोने लगती है। अंकुश जी भावेश से सीरत की कंडीशन पता करते हैं। नर्स सौम्या के पास आती है और कहती है, मैम ये पेपर साइन कर दीजिए। सौम्या, पर ये किस चीज़ के पेपर्स हैं। नर्स, मैम ये प्रोसीजर है हॉस्पिटल का। ये देखकर भावेश आकर बोलता है, मैं कर देता हूँ साइन, लाइए।
पर नर्स बोलती है, सर, पर यह तो कोई गार्जियन ही कर सकता है। आप पेशेंट के कौन हैं? भावेश पहले तो चुप हो जाता है, फिर बोलता है, ये मेरी बहन है, अब तो कर सकता हूँ ना साइन। अब लाइए। भावेश पेपर साइन करके दे देता है। करुणा जी सोचती हैं, क्या ये सच में वही भावेश है जिसे किसी की चिंता नहीं होती अपने परिवार के अलावा? कुछ टाइम बाद वहां पर डॉक्टर जानवी अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और सीरत का ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस बीच सब वहीं थे। सौम्या तो बिल्कुल एक मूर्ति हो गई थी। वो सिर्फ चुपचाप एक जगह पर बैठी हुई थी। भावेश और बाकी सब ने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी को जवाब नहीं दे रही थी। कुछ वक्त बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं। सौम्या देखकर जल्दी से उनके पास जाती है और बोलती है, सब ठीक रहा ना डॉक्टर? मेरी बहन ठीक है ना? वो वापस चल पाएगी ना? डॉक्टर्स बोलते हैं, मिस, वो मिस, आपकी बहन अब ठीक है। यह सुनकर सौम्या चैन की सांस लेती है। वो कहती है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, वेट मिस, हमें कुछ और भी बताना है। हमने कंडीशन तो स्टेबलाइज कर दिया है, पर जो ट्रीटमेंट उन्हें चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगा। हमें उन्हें 3 मंथ्स के लिए यूएस ले जाना होगा, जहाँ उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन मिले। सौम्या कहती है, डॉक्टर आप श्योर है ना? इसके बाद मेरी बहन पूरी तरह से ठीक होकर अपने पैरों पर चल पाएगी। डॉक्टर, यस मिस, इसके बाद वो अपने पैरों पर पहले की तरह चल कर दौड़ पाएगी। सौम्या, डॉक्टर, वन मोर थिंग, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? डॉक्टर, उन्हें अभी होश नहीं आया है, आप कल सुबह तक मिल लीजिएगा। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। इतना कहकर वो चले जाते हैं। सौम्या सोचती है, मैं क्या करूं, उसे कैसे यूएस भेज दूं? अभी तो मेरे पास पूरे पैसे भी जमा नहीं हुए हैं, फिर यहाँ का बिल भी भरना होगा। हे शिव जी, मदद कीजिए। तभी करुणा जी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, बेटा देखो सब ठीक है, अब तुम भी चिंता करना बंद करो और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। सुबह से यहीं हो। सौम्या, नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा, आप दोनों यहाँ आए। आप लोग नहीं होते तो शायद मैं अकेले। वो आगे कहती, उससे पहले ही करुणा जी, बेटा, क्या हम आपके अपने नहीं हैं? सीरत हमारी भी तो बेटी जैसी है। अंकुश जी, हाँ बेटा, और परिवार ही तो परिवार के काम आता है। तुम चिंता मत करो, सीरत पहले जैसी ठीक हो जाएगी। भावेश, माँ पापा, आप लोग घर चले जाइए और सौम्या को भी ले जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। सौम्या, नहीं सर। फिर वो करुणा जी को देखती है तो उसे समझ में आता है कि उसने भावेश को उनके सामने सर बोल दिया है। वो बोलती है, नहीं, आप लोग चले जाइए, मैं हूँ यहाँ, मैं यहीं रुकती हूँ। अंकुश, बेटा एक काम करते हैं, आप और भावेश यहाँ रुक जाइए, मैं और करुणा घर जाते हैं, फिर सुबह हम लोग यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ नहीं रुक सकते। सौम्या हाँ में सिर हिला देती है, फिर वो लोग भी चले जाते हैं। रात का वक्त हो गया था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे। भावेश कहता है, सीरत अभी वैसे भी सो रही है, नर्स है उसके पास, तुम चलो कैंटीन चलकर कुछ खा लो। सौम्या बोलती है, आप चले जाइए, मेरा मन नहीं है। और वो जाने लगती है कि भावेश उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जिद करना बंद करो, सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारी मनमानी। चेहरा देखो अपना पीला पड़ गया है, अपना ध्यान रखोगी तब तो सीरत का ध्यान रख पाओगी। अब चलो। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। भावेश दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और दोनों खाना शुरू कर देते हैं। सौम्या जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है, उसे उल्टी होने लगती है। वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। उसे देखकर भावेश भी उसके पीछे जाता है तो देखता है वो बाहर बने बेसिन पर बुरी तरीके से उल्टी कर रही है। वो उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें अचानक वोमिटिंग क्यों आ रही है? पर वो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं होती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और कहती है, लगता है इन्होंने खाली पेट कुछ खा लिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर वो भावेश से कहती है, इन्हें एक गिलास नींबू पानी पिला दीजिए, अभी ठीक हो जाएंगी। भावेश सौम्या का मुंह धुलवाकर उसे अंदर लेकर आता है और उसे नींबू पानी पिलाता है। तब जाकर सौम्या को ठीक लगता है। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल में बने प्राइवेट एरिया में चले जाते हैं। भावेश, एक काम करो, तुम रेस्ट कर लो, मैं यहीं बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ एक ही बेड था और वो वहाँ बने सोफे पर बैठ जाता है। सौम्या, नो सर, आप यहाँ बेड पर रेस्ट कर लीजिए, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी, वैसे भी मुझे आदत है। जिसे सुनकर भावेश को याद आता है कि
सौम्या और उसकी शादी जब से हुई है तब से आज तक वो सोफे पर ही सो रही है। भावेश से सुनकर बोलता है, जो कहा है करो। हर वक्त मेरी बात काटने में मजा आता है क्या? सौम्या उसकी बात सुनकर ज्यादा बहस न करते हुए बेड पर लेट जाती है और करवट बदल लेती है। फिर वो सोचने लगती है, आज अगर भावेश जी नहीं होते तो मैं कैसे अकेले सब हैंडल करती। आज जैसी सीरत की हालत थी, ऐसी सिचुएशन में अगर वो नहीं होते तो ना जाने सीरत आज ठीक भी होती या नहीं। पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? कल मॉर्निंग पहले बैंक चली जाऊंगी, क्या पता वहां से मदद मिल जाए। यही सब सोचते हुए वो सो जाती है। वहीं भावेश ने बोल तो दिया था कि वो सोफे पर एडजस्ट कर लेगा, पर अब उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ कुछ घंटे भी नहीं सो पाऊंगा। फिर सौम्या की तरफ देखता है, यह न जाने कैसे इतने टाइम से एडजस्ट कर रही है। इसी तरह वो जैसे तैसे वहीं लेट जाता है। लगभग आधी रात को वो उठता है और बेड की तरफ चला जाता है तो देखता है सौम्या बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह सिमट कर सो रही थी। यह देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है जो उसे पता भी नहीं चलती। वो उसके पास लेट जाता है और आंखें बंद करके सो जाता है। सुबह वो सौम्या के उठने से पहले ही वहां से उठ जाता है। फिर वो और सौम्या सीरत के बाड़ में उससे मिलने चले जाते हैं। सौम्या सीरत को देखकर उसके माथे पर हाथ फेरती है और बोलती है, कैसी है तू गुड़िया? ठीक है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना तुझे? सीरत हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, मैं ठीक हूँ दी। जिसके पास आपके जैसी बहन कम माँ हो उसे कुछ हो सकता है क्या? और आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? दरअसल सौम्या कल से घर नहीं गई थी, वो कल के कपड़ों में ही थी और रोने से उसका चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था। सौम्या बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस तेरी वो हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाई। तभी रूम का गेट ओपन होता है और भावेश अंदर आता है और वो सीरत से पूछता है, कैसी हो सीरत? सीरत सौम्या को देखकर पूछती है, दीदी ये तो जीजू है ना? सौम्या एक नज़र भावेश को देखकर बोलती है, हाँ यही है। सौम्या को इतना कैजुअली सा जवाब देता देखकर भावेश सोचता है, हाँ तो ऐसे कह रही है जैसे जबरदस्ती मिलवाना पड़ रहा हो। इसकी जगह किसी और लड़की से अगर मैं शादी करता तो शायद वो तो मुझे हर किसी से खुश होकर मिलवाती। और एक ये है। सीरत कहती है, मैं ठीक हूँ जीजू, वैसे आप बहुत हैंडसम हो, फोटो से भी ज़्यादा। भावेश उसे देखकर स्माइल के साथ थैंक यू बोलता है। तभी सौम्या का फ़ोन बजता है तो वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद सीरत कहती है, एक बात बोलूँ आपसे? भावेश बोलता है, हाँ बोलो ना। तो वो कहती है, मेरी दी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत सारी खुशियाँ डिजर्व करती हैं। वो कभी कहेंगी नहीं, पर उन्हें आपकी ज़रूरत है। पर वो अंदर से बहुत अकेली हैं। आप वादा कीजिए कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, जैसे आज उनके साथ खड़े हैं। भावेश मन में कहता है, मैं उसका साथ क्या दूंगा जब मैं खुद अकेला हूँ। शराब और एंजाइटी पिल्स लेनी पड़ती है खुद को दर से बाहर निकालने के लिए। सीरत बोलती है, बताएं देंगे ना उनका साथ? और अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। भावेश उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलता है, वादा रहा, बस अब तुम रेस्ट करो, बहुत बातें हो गई हैं। फिर वो उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर बाहर आ जाता है। उसे सौम्या दिखाई देती है जो रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर बात कर रही थी। वो उसके पास जाता तब तक उसे करुणा जी और अंकुश जी की आवाज़ आती है जो उसकी ओर ही आ रहे थे। वो जाकर अपनी माँ पापा के पैर छूता है। दोनों उसके सर पर हाथ रख देते हैं। करुणा जी, बेटा अब तुम दोनों घर चले जाओ, मैं और अंकुश यहाँ हैं। तुम दोनों फ्रेश होकर नाश्ता करके थोड़ा रेस्ट कर लेना। भावेश बोलता है, जी माँ। फिर वो सौम्या के पास चला जाता है और उससे बोलता है, चलो अब घर चलते हैं, यहाँ माँ पापा हैं, हम फ्रेश अप होकर आ जाते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर भी डिस्कस कर लेंगे। सौम्या बोलती है, जी चलिए। फिर वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में भावेश देखता है कि सौम्या बहुत परेशान लग रही थी, पर उसे पता था कि वो उसे कुछ नहीं बताएगी। घर पहुंचकर दोनों रूम में जाते हैं तो भावेश बोलता है, तुम यहाँ फ्रेश हो जाओ, मैं दूसरे बाथरूम में फ्रेश होकर आता हूँ। वो इतना कहकर अपने कपड़े लेकर रूम से बाहर चला जाता है। सौम्या भी अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो आती है तो देखती है कि भावेश रूम में नहीं था। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे अपने बाल सुखाने लगती है। तभी भावेश भी रूम में आता है और देखता है कि सौम्या अपने बाल सुखा रही थी। उसकी तरफ उसकी पीठ थी।
उसने अपने सूट की डोरी अभी बांधी नहीं थी, जिस वजह से उसकी पीठ पर जमी बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह लग रही थी। वो अनजाने में ही उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है और उसकी पीठ को हल्का सा टच करता है, जिससे सौम्या एकदम से उसे देखती है और उसकी तरफ मुड़ती है, जिससे सारे बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। वो उससे पूछती है, आप कब आए? और वो, आप रेडी हो जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। इतना कहकर वो जाने लगती है कि वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे उसकी पीठ उसके सीने से आ लगती है। भावेश अपने हाथ उसकी कमर पर रख देता है और उसके कान से बाल हटाकर उसके कान में कुछ कहता है, जिससे सुनकर सौम्या हैरान और गुस्सा हो जाती है। भावेश उसके कान के पास जाकर कहता है, आई लव यू, जिसे सुनकर सौम्या पहले तो बहुत हैरान होती है, पर अगले ही पल उसे बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे खुद से दूर करके कहती है, क्या हरकत है ये आपकी? हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही भाभे से गहरी मुस्कान के साथ कहता है, मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था, सोचा थोड़ा तुम्हारा मूड चेंज कर दूं। पर किस तरह से तुम तिलमिला रही हो, लग रहा है बड़ी दुश्मनी है तुम्हारी प्यार से। चलो कुछ तो एक जैसा है हम दोनों में। सौम्या सुनकर कहती है, आपको धोखा मिला है प्यार में, है ना? उसकी बात सुनकर वो कहता है, तुम्हें ये अब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ, फिर हॉस्पिटल भी जाना है। इतना कहकर वो रेडी होने लगता है। सौम्या भी जाने लगती है कि भावे सामने देखते हुए कहता है, इस तरह जाओगी? सौम्या कन्फ्यूजन में देखते हुए, मतलब कैसे? मैं समझी नहीं। भावेश कहता है, सूट की डोरी खुली हुई है, बांध लो। सौम्या सुनकर जल्दी से डोरी बांधकर अपना दुपट्टा लेकर नीचे चली जाती है। उसके जाने के बाद भावेश अपनी अलमारी से एक फोल्डर निकालता है और उसे खोलता है, जिसमें कुछ फोटोज होते हैं, जिनमें दो लड़के और एक लड़की होती है। उस फोटो को देखकर वो अपनी पिछली याद में पहुंच जाता है। एक लड़का अपने हाथ में रिंग लिए कहीं जा रहा था। तभी वहां एक और लड़का आता है और कहता है, ओए भावेश, इतना उछलते हुए कहाँ जा रहा है? कोई लॉटरी लग गई है क्या? भावेश, नहीं रवि, आज मैं अपनी दिल की बात अपनी संबंध स्पेशल को बताने जा रहा हूँ। रवि बोलता है, तू कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहा ना, जिसके ख्यालों में तू आजकल सिंगिंग सीखने लगा है, क्योंकि उसे सिंगिंग पसंद है। भावेश कहता है, हाँ भाई, मुझे कब से इस पल का इंतजार था। देख। फिर वो उसे रिंग दिखाते हुए, जिस पर स्टाइल से पी बना हुआ था, कहता है, आज मैं उसे सबके सामने प्रपोज कर दूंगा और हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में ले आऊँगा। रवि कहता है, चल भाई, ऑल द बेस्ट, अब जा जल्दी कर। भावेश वहां से ग्राउंड की ओर चला जाता है, जहाँ एक लड़की एक तरफ बेंच पर बैठी हुई थी। उसने ब्लू कलर का टॉप, ग्रे जीन्स, खुले बाल जो कंधे तक थे, गोरा रंग, हल्की भूरी आंखें। वो वहां अपनी एक दोस्त के साथ बैठी बातें कर रही थी। भावेश वहां जाता है और कहता है, प्रिया। तो वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है, हाय भावेश, कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रहे थे। और तू है कि मिस्टर इंडिया बना हुआ है आज सुबह से। भावेश कहता है, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया, हाँ बोल ना, तुझे कब से परमिशन की जरूरत पड़ने लगी कोई बात करने के लिए? भावेश अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, आई लव यू प्रिया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुमसे लड़ते लड़ते, तेरी बातें सुनते सुनते, तेरे साथ हंसी खुशी के पल बिताते हुए मुझे तुझसे प्यार हो गया। मैं जानता हूँ तू भी मुझसे प्यार करने लगी है। फिर अपनी जेब से रिंग निकाल कर, मैंने आज तक यह किसी से नहीं कहा, और अब तुझे कहने जा रहा हूँ, विल यू मी माई पार्टनर फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और फिर उसका हाथ जैसे ही पकड़ने वाला होता है कि तभी प्रिया एकदम से उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। भावेश ये देखकर कुछ बोलता उससे पहले ही प्रिया बोलती है, तू पागल हो गया है क्या? हमारी दोस्ती, हमारा साथ, उठना बैठना, मस्ती करना, ये सब तुझे प्यार कैसे लगने लगा? और क्या मैंने कभी कहा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? मैं तुझे सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। प्यार मैं सिर्फ एक इंसान से करती हूँ, और वो है रवि। भावेश ये सब सुनकर शौक हो जाता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तू भी मुझे पसंद करती है ना? ये बात तूने खुद कही थी। प्रिया कहती है, हाँ कही थी, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह, ना कि मैं तुझसे प्यार करती थी। बल्कि कुछ लोग धीरे धीरे बोलते हैं, अजीब बंदा है, जब वो बोल रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती, तो बार बार रिपीट करने से क्या होगा?
पूरी क्लास में सब जानते हैं कि वो रवि से प्यार करती है और ये साथ होकर भी नहीं जान पाया। ये सब सुनकर भावेश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और अपने रूम का गेट बंद करके अपने कमरे में तोड़फोड़ करने लगता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों क्यों रवि? क्यों प्रिया? क्यों तुम दोनों ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ? क्यों मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया? और वो वहीं बैठ जाता है। फोन रिंग होने की आवाज से भावेश प्रेजेंट में वापस आता है। वो देखता है तो कॉल करुणा जी का था। वो कॉल उठाता है तो करुणा जी बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, कहाँ थे आप? कब से फोन कर रहे हैं आपको? भावेश, कुछ नहीं माँ, आप बताइए, कुछ काम था वहाँ? सब ठीक है ना? करुणा जी, हाँ बेटा, सब ठीक है। हम पूछ रहे थे कि आप दोनों यहाँ कब तक आ जाएंगे। एक्चुअली डॉक्टर को कुछ बात करनी है आपसे। भावेश, जी माँ, बस अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में हम दोनों पहुँच जाएंगे। करुणा जी कहती हैं ठीक है और फ़ोन कट कर देती हैं। भावेश एक नज़र उन फोटोज़ को देखता है और फिर उसे वापस अंदर रख देता है, पर एक फ़ोटो उसमें से निकलकर नीचे गिर जाती है, पर उसका ध्यान नहीं जाता। वो अलमारी बंद करके नीचे चला जाता है। वहाँ उसे सौम्या दिखाई नहीं देती तो वो एक सर्वेंट से पूछता है तो वो बताता है, सर मैम तो थोड़ी देर पहले ही निकल गई हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक अर्जेंट काम है, वो वहाँ से करके सीधा हॉस्पिटल चली जाएंगी। भावेश सोचता है कि इस वक्त सीरत से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट काम होगा। फिर वो खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं सौम्या बैंक में होती है। वो बैंक मैनेजर से बात कर रही होती है। सर प्लीज़ आप मुझे ये लोन सेशन कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। बैंक मैनेजर, सॉरी मैम, बिना गारंटर के हम आपको इतना बड़ा लोन नहीं दे सकते। अब आप जा सकती हैं, बाकी कस्टमर वेट कर रहे हैं। सौम्या बाहर आती है और सोचती है क्या करूं, कैसे इतने पैसों का इंतजाम करूं। सीरत का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। आज इतनी बेबस हो गई हूँ जितना शायद कभी नहीं हुई। फिर वो भी हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। वहाँ जाकर वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मिस सीरत शर्मा के बिल डिटेल के बारे में पूछना था। रिसेप्शनिस्ट कहती है, वेट मैम। फिर कुछ देर बाद वो बोलती है, मैम बिल तो ऑलरेडी पेड है, इवन उनके आगे के ट्रीटमेंट का पूरा बिल क्लियर है। सौम्या सुनकर कहती है, पर कैसे? मैंने तो बिल क्लियर नहीं किए। यह सुनकर वहां बैठी लड़की कहती है, मैम आपके हस्बैंड मिस्टर मेहता ने आधे घंटे पहले हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। सौम्या सुनकर रोके कहती है और वहां से सीधा सीरत के वार्ड की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ भावेश, करुणा जी, अंकुश जी सब लोग बैठकर सीरत से बातें कर रहे थे। सीरत भी उनके साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। वो सब बातें कर रहे थे कि सीरत सौम्या को देखती है और कहती है, अरे दी, आप कब आई? कब से वेट कर रही थी आपका। पता है सब बहुत अच्छे हैं, लग ही नहीं रहा कि हॉस्पिटल में हूँ। अंकल आंटी जीजू सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत लकी हो दी जो आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है। सौम्या मुस्कुराकर कहती है, हाँ मेरी माँ समझ गई। अब बता, तूने सुबह से कुछ खाया? सीरत, हाँ दी, मैंने आंटी के साथ ब्रेकफास्ट कर लिया है। भावेश कहता है, सौम्या डॉक्टर को कुछ बात करनी थी तुमसे, चलो हम हो आते हैं। सौम्या कहती है, जी चलिए। दोनों बाहर आते हैं तो सौम्या कहती है, एक मिनट सर। भावेश ये सुनकर रुक जाता है और उसकी तरफ देखता है। सौम्या बोलती है, आपने बिल्स क्लियर क्यों किए? मैं कर लेती। मुझे आपके या किसी और के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लगेगा कि मैं नाटक कर रही हूँ या दिखावा कर रही हूँ ताकि आपसे पैसे ऐड सकूँ। यह सुनकर भावेश को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने इतने दिनों में उसे हर बात पर बहुत नीचा दिखाया था। भावेश कहता है, पहली बात, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने सीरत को अपनी बहन माना है तो ये एक भाई ने अपनी बहन के लिए किया है। और दूसरी बात, माना हम दोनों की शादी 1 साल के लिए है, पर हो तो तुम मेरी वाइफ ही। तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है, वो मैं निभा रहा हूँ। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। सौम्या बोलती है, ठीक है, आप जितने भी पैसे दे रहे हैं वो मैं आपको विद इंटरेस्ट वापस दे दूंगी। भावेश कहता है, ओके फाइन, एज योर विश। अब चलो डॉक्टर से मिलकर आते हैं। फिर दोनों डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं। इसी तरह 3 दिन निकल जाते हैं।
आज सीरत को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, क्योंकि कल उसे ट्रीटमेंट के लिए यूएस निकलना था। आज सौम्या सीरत के साथ अपने घर ही रुकने वाली थी। रात को सौम्या खाना बना रही थी कि डाइनिंग हॉल में बैठी सीरत कहती है, दी, आज मुझे कचौड़ी खाने का मन हो रहा है, प्लीज़ बना दो। सौम्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। मैं तेरे लिए फ्रूट सलाद और दलिया बना रही हूँ। तू केवल वही खाएगी। सीरत, दी, प्लीज़ ना। मैं एक जैसा खाते खाते बोर हो गई हूँ, और कल तो मैं चली ही जाऊँगी। सौम्या सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वो इतने टाइम से सीरत से अलग ही नहीं रही थी। पर वो खुद को मजबूत दिखाकर कहती है, तो क्या हुआ? 3 महीने की ही तो बात है। फिर जब तू पूरी तरह ठीक होकर वापस आ जाएगी तो मैं तेरे लिए तेरी सारी फेवरेट डिशेस बनाकर खिलाऊंगी। ओके? सीरत कहती है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। फिर दोनों अपना डिनर फिनिश करके सो जाती हैं। अगली सुबह सौम्या सीरत के सारे इम्पोर्टेंट सामान पैक कर रही थी। तभी भावेश आता है और कहता है, सब रेडी हो गया है, ये लो टिकट्स और बोर्डिंग पास। सीरत के लिए वहाँ एक नर्स 24 आवर्स रहेगी। सौम्या हाँ कहती है और पूछती है, आपने नाश्ता कर लिया? भावेश बोलता है, नहीं, वो सुबह जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला। मैं अभी ऑफिस में जाकर कर लूँगा। सौम्या, आप बैठ जाइए, मैंने नाश्ता बना दिया है, मैं ले आती हूँ। और वो किचन की तरफ चली जाती है। उसे जाता देख भावेश सोचता है, इसे सब पता रहता है, कौन कब क्या करता है। सौम्या नाश्ता लाती है तो भावेश कहता है, तुम और सीरत भी बैठ जाओ। सौम्या कहती है, हम दोनों ने कर लिया अभी थोड़ी देर पहले। भावेश भी ये सुनकर अपना नाश्ता स्टार्ट करता है। उसके बाद वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें पहले से ही एक नर्स और एक सपोर्टिंग डॉक्टर मिल जाते हैं, जो सीरत के साथ जाने वाले थे। सीरत सौम्या के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, दी, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? हम यहाँ ही ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते क्या? सौम्या उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, देख गुड़िया, अगर तेरा ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता तो मैं खुद ही तुझे कहीं नहीं जाने देती। पर मैं तुझे पहले ही की तरह ठीक होते हुए देखना चाहती हूँ। वादा कर, तू वहाँ सबको कोऑपरेट करेगी और अपना ध्यान रखेगी। सीरत कहती है, हाँ, वादा। आप भी अपना ध्यान रखना। फिर वो भावेश से मिलती है और उसके गले लग जाती है। तो भावेश भी उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, ध्यान रखना अपना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस एक कॉल कर देना, ठीक है? सीरत उसके कान में कहती है, और आप अपना और दीदी का ध्यान रखना। फिर वो लोग अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं। सौम्या वहीं खड़ी उसे जाता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से सौम्या ऑफिस नहीं गई थी, तो उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था। तो वो अपने केबिन में बैठी अपने सारे काम कर रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने हैंड बैग से एक फ़ोटो निकालती है और उसे गौर से देखने लगती है। वो कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक। उस दिन भावेश के हाथ से वो फोटो गिरी थी, तो वो अलमारी के नीचे बने शू रैक में अटक गई थी, जिस पर भावेश का ध्यान नहीं गया था। पर जब सौम्या अगले दिन अपने सैंडल पहन रही थी, तब उसकी नज़र उस फोटो पर गई। उसने फोटो देखी तो थोड़ा ध्यान देने पर वो भावेश को पहचान पाई, क्योंकि पहले भावेश एक नॉर्मल शरीर और कद काठी का कॉलेज बॉय था, और आज वो एक डिसेंट और एलिगेंट आदमी लगता था। वो कहती है, ये तो भावेश जी लग रहे हैं, पर ये दोनों कौन है? और ये लड़की कहीं वही तो नहीं जिसकी बात उस दिन वो नशे में कर रहे थे? तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है, तो वो फोटो अपने कपड़ों में छिपा देती है। फ्लैशबैक एंड। किससे पता करूं इस बारे में? कौन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बता सकता है? तभी जयेश केबिन में आता है और सौम्या को बोलता है, मैम, वो बिरला कंपनी की फाइल चाहिए थी। सौम्या उसे निकाल कर देती है। वो जाने लगता है कि सौम्या उसे रोकते हुए कहती है, जयेश सर। जयेश उसकी ओर मुड़कर कहता है, यस मैम, बोलिए। सौम्या वो फोटो निकालकर जयेश के पास जाती है और बोलती है, आपसे कुछ पूछना था, प्लीज मना मत कीजिएगा। और वो फोटो दिखाते हुए कहती है, इसमें यह लड़की और यह लड़का, क्या आप इन दोनों को जानते हैं? जयेश वो फोटो देखकर कहता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानता हूँ। पर यह फोटो आप आपको मिली कहाँ से? क्योंकि यह तो सर के पास ही रहती है। सौम्या,
घर से मिली थी। मुझे उन्हें नहीं पता है। आप बताइए, क्या जानते हैं इनके बारे में आप? जयेश, ये लड़की प्रिया जी है और ये लड़का रवि जी है। जब सर कॉलेज में थे तब ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरे कैंपस में इनकी दोस्ती के चर्चे थे। पर 5 साल पहले अचानक ये तीनों अलग हो गए। जब सर बिजनेस स्टडीज के लास्ट ईयर में थे तब उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और वो अमेरिका चले गए थे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। इसके बाद ना ये लोग कभी मिले, ना कभी इनका जिक्र हुआ। पर सर के सामने जब एक बार प्रिया जी का जिक्र हुआ तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे। कह रहे थे कि वो धोखेबाज है। बस इसके अलावा मुझे नहीं पता। सौम्या कहती है, कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। पर आपको कोई अंदाजा है क्या ये दोनों अब कहाँ हैं? जयेश, सॉरी, ये तो नहीं पता, पर अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। सौम्या कहती है, ओके, आप ट्राई कीजिए और प्लीज़ सर को मत बताइएगा। जयेश जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। शाम को सौम्या घर के लिए निकल जाती है क्योंकि उसे भावेश से पहले ही घर पहुंचना होता था। वो घर पहुंचती है तो करुणा जी उसे हॉल में दिखती हैं, जो कुछ तैयारियां करवा रही थी। वो उसे देखकर बोलती हैं, अरे बेटा, आप आ गई, बैठिए, आपसे कुछ बात करनी थी। सौम्या बोलती है, जी माँ, कहिए। करुणा जी बोलती हैं, बेटा, कल हरतालिका तीज है और इस घर में आपका भी ये पहला त्योहार है, तो हम इसे धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इसलिए हमने फिर वो उसे एक साड़ी देते हुए कहती हैं, ये आप कल सुबह पहन लीजिएगा और शाम के लिए लहंगा हम आपको कल देंगे। अब आप जाइए और फ्रेश हो जाइए। सौम्या साड़ी लेकर चली जाती है और रूम में आकर अपने सामान के साथ रख देती है। थोड़ी देर बाद भावेश आता है और वो भी फ्रेश होने चला जाता है। फिर दोनों डिनर के लिए नीचे आ जाते हैं। डिनर करते वक्त करुणा जी समीरा से कहती हैं, अच्छे से खा ले, कल तुझे भी व्रत रखना है। यह सुनकर समीरा कहती है, मम, मैं कैसे रख पाऊंगी, मुझे हर घंटे भूख लगती है। करुणा जी उसे आंखें दिखाकर कहती हैं, एक दिन भूख में निकाल सकती हो। तुम नाटक नहीं करो ज्यादा। तुम्हारी ड्रेस रूम में रखवा दी है, कल वो ही पहनना है। समीरा कहती है, जो हुक्म मातेश्वरी। करुणा जी कहती हैं, कल हड़ताल तीज है। कल शाम को आप दोनों, अंकुश जी और भावेश, मुझे घर में चाहिए, वो भी वक्त पर। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, स्पेशली तुम भावेश। भावेश अपनी गर्दन हिला देता है। उसके बाद सब डिनर करके रूम में चले जाते हैं। सौम्या भावेश को आवाज़ देती है, एक्सक्यूज मी सर। तो भावेश कहता है, बोलो, क्या हुआ? सौम्या बोलती है, थैंक यू। यह सुनकर भावेश बोलता है, किस बात के लिए? तो सौम्या कहती है, आपने जो सीरत के लिए किया उसके लिए। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाती। भावेश से सुनकर बोलता है, इट्स ओके। वैसे भी मुझे सीरत मेरी समीरा जैसी ही लगी, तो मैंने जो भी किया एक तरह से अपनी बहन के लिए ही किया। सौम्या सुनकर मन में बोलती है, ये आदमी मीठा बोल ही नहीं सकता। फिर वो जाकर लेट जाती है। भावेश भी एक नज़र उसे देखकर मन में कहता है, शादी तो मैंने कर ली, पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। अब चाहे 1 साल की हो या लाइफ टाइम। आगे वो कुछ नहीं बोलता और सिर झटक कर वो भी सो जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।